नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो है अपने मॉडर्न यूएसए जो हम लोग पेपर पढ़ते हैं उसमें न्यू डील पे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यू डील क्या है, इस पे आप जानने से पहले आप दो तीन चीज़ें मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके की पॉलिसी थी या एक तरीके का एक सिस्टम था जिसके तहत अमेरिका में आने वाली जो आर्थिक मंदी से उससे उबरने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति ने वहाँ पे जो आर्थिक मंदी आई थी उससे उबरने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने रूजवेल्ट ने जो नियम नए तरीके से शुरू किए थे वहाँ के आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भों को ध्यान में रख के, यानी कि उस आर्थिक मंदी से जुड़ने से बचने के कुप्रभावों से बचने के लिए जिस प्रकार के जो नए नियम शुरू किए थे उसी को न्यू डील कहते हैं। वस्तुतः 1929 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भयानक मंदी आई, ठीक है, और उसके फलस्वरूप जो अमेरिकन जो पॉलिसी थी या यूँ कह लीजिए कि जो अमेरिका का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें 1932 आते आते काफ़ी गिरावट आने लगी थी। लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ के आसपास लोग थे वो बेरोज़गार हो गए थे। चारों तरफ निराशा का माहौल था। ऐसे संकट से बचने के लिए या इस तरीके की जो व्यवस्था थी उससे बचने के लिए जो वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे हर्बर्ट हूवर ने आर्थिक मामलों में बहुत कोई हस्तक्षेप नहीं किया। शायद यही कारण था कि ये चीज़ें तुरंत नहीं सुलझीं। इसी दृष्टि से आर्थिक जगत में मंदी की जो नियमित जो संरचना थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके कारण पूरी दुनिया जो है धीरे धीरे मंदी के आगोश में जा रही थी और स्थिति ये हो गई कि जिनका काम छूटता और जो बेकार हो गए थे उनकी संख्या लगातार बढ़ने लगी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी संघ द्वारा कोई इस तरीके का ठोस तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था या जिसके द्वारा इस तरीके का कोई काम भी नहीं किया जा रहा था कि जिससे वहाँ की जो बेकारी है वो कम हो सके। धीरे धीरे 1929 से लेके 1932 तक का जो समय है वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं गुजरा, कम से कम अमेरिका के आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखा जाए या ध्यान में रख के सोचा जाए तो 1932 के ईस्वी के आसपास वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव हुए और लाखों लोग जो है वो एक तरीके से बेरोज़गार थे ही। आर्थिक तंगी से परेशान शहरी और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और जो वहाँ के जो विपन्न समाज था उसके लिए एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाम के एक शख्स ने राष्ट्रपति चुनावों को जीतने में मदद पाई, या यूँ कह लीजिए कि अपने नए राष्ट्रपति जो थे वो आर्थिक कदम उठाने की अनुकल्पना पे ही आए थे और उन्होंने तत्कालीन बेकारों को राहत देने के लिए एक नई दिशा में काम करना शुरू किया। कुल मिला जुला के यही जो काम करने का जो तरीका था वो न्यू डील था। इसकी साहसिक कार्रवाइयों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में जो है वो एक तरीके से आत्मविश्वास वापस आया। इन सब के लिए अमेरिकी कांग्रेस संसद द्वारा कई तरीके के कानून भी पारित किए गए। सर्वप्रथम बेकारी की समस्या का समाधान किया गया और इसके लिए जीविका विहीन लोगों को राहत के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सरकार की ओर से अनेक नए निर्माण किए गए और इन निर्माणों को ध्यान में रख के तमाम ऐसे सड़कें, पुलों इत्यादि का भी निर्माण किया गया जो आम जनमानस के लिए ज़्यादा उपयोगी थे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूरी शासन व्यवस्था के द्वारा वित्तीय अनुदान भी दिया जाने प्रारंभ हुआ। बाद के दिनों में जो अमेरिकी संघ सरकार ने थे उसके तत्वाधान में ढेरों ऐसे नियम कानून या ढेरों ऐसे नियम बनाए गए जिनके तहत जो है वहाँ की जो आम जनमानस थी या आम जनता जो थी उसके लिए जीवन जीने की जो दिशा में जो अलग अलग तरीके की जो उसकी अपनी व्यवस्था थी उसमें बेहतरी की गुंजाइश रखी गई। सार्वजनिक निर्माण में सरकार ने ढेरों नए निर्माण कार्य शुरू किए और मुद्रा संकट रोकने के लिए बैंकों को कुछ समय के लिए बंद भी किया गया और जब उन्हें खोलने की अनुमति दी गई तो कठोर तरीके के अधीक्षण की व्यवस्था भी की गई और मुद्रास्फीति
से मुक्ति पाने के लिए मुद्रा का जो स्वर्णमान था, यानी कि जो उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड था, उसको विचित्र कर दिया गया और उसका अवमूल्यन भी किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी कृषि उत्पादों को विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता करने में सहायता मिलने लगी। कृषि उत्पादन कम करने के उद्देश्य से काश्तकारों के लिए वित्तीय उत्पादन या वित्तीय उत्पादन की भी व्यवस्था की गई। अपने गोदामों में जमा माल फालतू मवेशियों को विनिष्ट करने के लिए भी वित्तीय सहायताएं प्रदान की गई। कुल मिला के ऐसी परिस्थिति आ गई थी। इस परिस्थिति के द्वारा ये तय किया गया कि सरकार केवल तात्कालिक समस्या का ही निदान नहीं करना चाहती थी, उसके सामने कृषि संकट से काफ़ी अरसे से चले आ रहे कारणों को भी दूर करने का लक्ष्य था। सरकार ने जो कदम उठाए उनके फलस्वरूप लगभग 30 लाख के संख्या में लोगों को रोजगार मिला। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना की गई। इसी की ओर से व्यावसायिक संस्थाओं को स्वस्थ और प्रतियोगिता का आचरण बनाने के लिए और उस पर अमल करने के लिए उत्पादन की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने का भी के लिए प्रोत्साहित किया गया। व्यावसायिक संस्थानों ने कतिपय नियमों पर अमल करने और श्रमिकों को कुछ रियायत देना भी स्वीकार कर लिया था। ये सारे कार्य एक प्रकार से पूंजीवादी जगत की अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने और उसे पुनः अपने पांव पर खड़ा करने के लिए उपचार की तरह थे। इसका मुख्य आधार लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने तथा निजी उद्योग धंधों को फिर से चालू करना था। सरकार द्वारा ये तय किया गया कि मुद्रा की कीमत को पुनः बढ़ाने पर चालू कराने के उद्देश्य से कर्ज लेने और व्यय करने की भी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही थीं या चालू की गई थीं। घाटे का बजट ही इस अर्थ संकट से उबरने का एकमात्र उपाय लोगों को लग रहा था, लेकिन आरंभ से ही तत्कालिक परिणाम वाले उपायों के साथ ही दीर्घकालिक परिणाम वाले उपाय भी किए गए। जो शेयर मार्केट थे उनको नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की भी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यह था कि अत्यधिक तथा गैर जिम्मेदार तरीके की जो सट्टेबाजी हो रही थी उसको रोकना, जिससे आर्थिक जगत में जो फिर से जो भूचाल जैसी स्थिति आने वाली थी उससे उसको रोका जा सके। बैंकों में जमा की गई राशियों को संघ सरकार की ओर से भुगतान की गारंटी भी दी गई। इसके फलस्वरूप जमाकर्ता के जो जीवन भर की राशि थी उसको जो खो देने का जो खतरा बना हुआ था वो भी कम हो गया। कुल मिला के कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनाई गई जिनसे बाढ़ नियंत्रण, क्षेत्रीय विकास योजना, सस्ती दर्ज पर ऊर्जा इत्यादि देने का भी जो उपक्रम है वो शुरू किया गया। और इन सारे उपक्रमों के पीछे के जो अपने महत्वपूर्ण संदर्भ थे वो ये थे कि किसी न किसी तरीके से जो वहाँ के जो आम जनमानस है उसको राहत दी जा सके। इसका एक और उदाहरण हम आपको देंगे, वो वहाँ की जो टेनिस वैली अथॉरिटी थी उसकी स्थापना की गई। शायद इस टेनिस वैली अथॉरिटी की स्थापना इसलिए की गई थी कि लोगों के अंदर जो है वो एक तरीके से सरकार को लेके विश्वास भी बना रहा है। 1935 के उपरांत नियमन तथा सुधार पर जो बल दिया जा रहा था उसमें अधिकता कर ली गई। ठोस आर्थिक पुनरुत्थान अभी भी बहुत तेज़ी के साथ नहीं हो रहे थे, परंतु उनमें काफ़ी हद तक सुधार किया जाना सरकार ने शुरू कर दिया था। लगभग देश में 50 लाख लोग बेरोजगार थे उस टाइम तक, जिनको कोई तरीके का काम नहीं मिल रहा था। नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम से न तो बड़े उद्योगपति संतुष्ट हो पा रहे थे और न ही श्रमिक। इसके कारण व्यावसायिक संसाधनों को ही सिर्फ लाभ पहुंच रहा था और आर्थिक साधनों और संपदा का भी अधिक संकेंद्रण हो गया था। शायद यही कारण था कि न्यू डील की कार्रवाइयों का पहले स्वागत किया गया, किंतु 1935 में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने तकनीकी मुद्दों पर गैर कानूनी और असंवैधानिक कहकर इन्हें रद्द भी करना शुरू कर दिया था। व्यापारिक समुदाय ने पहले सरकार के नेतृत्व का स्वागत किया, परंतु अब आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में जो सरकारी संचालन और नियमन जो था उसका बहुत तेज़ी के साथ विरोध भी हुआ। इसके बावजूद न्यू डील की जो गति है वो तेज ही रही। ऐसा नहीं था कि न्यू डील को इस तरीके के प्रतिवाद और प्रतिरोध से रोका जा सके। श्रमिक और जो अल्प वित्त संपन्न आदमी थे उनके हितों के संरक्षण का कार्य भी तेजी के साथ चल रहा था और 1935
ईस्वी में एक व्यापक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बेकारी और वृद्धावस्था, बीमार तथा विकलांगता होने की स्थिति में राहत और पुनर्वास की व्यवस्था को अधिक मात्रा में कारगर किए जाने की बात कही गई। समाज कल्याण के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनों का निर्माण बहुत कम हुआ था। श्रमिक संघों की ओर से भी इनकी मांग नहीं की गई थी। फिर भी अब इसके लिए क्षेत्रों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मांग जो है उठने लगी। सरकार से जन समर्थन पाकर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे थे। फेयर लेबर एक्ट पारित करके हफ्तावार अधिकतम 40 घंटा काम करने तथा प्रति घंटा न्यायोचित पारिश्रमिक निर्धारित करने की व्यवस्था भी की गई। बच्चों को काम पे लगाने में रोक लगा दी गई थी और धीरे धीरे ये ऐसा हुआ कि नेशनल लेबर रिलेशंस की भी बात की गई और नेशनल लेबर रिलेशंस के एक्ट के आने की वजह से अमेरिकी औद्योगिक जगत में एक आमूल तरीके का परिवर्तन आया। फलस्वरूप पहली बार अमेरिकन श्रमिक संघों को जान पड़ा कि मालिकों के साथ उनके संघर्ष में सरकार उनकी पीठ पर होगी। इस कानून के द्वारा श्रमिकों को अपना संघ बनाने तथा उनके माध्यम से संघर्ष करने का अधिकार भी मिल गया। कंपनी संघों को गैर कानूनी कर दिया गया। मालिकों को श्रमिक संघों के कार्यों में हस्तक्षेप करने या श्रमिक सदस्यों के खिलाफ भेदभाव करने में रोक भी लगा दिया गया। बच्चों, फलतः जो अमेरिकी श्रमिक महासंघ था, यानी कि अमेरिकी फेडरेशन ऑफ लेबर में एक नई तरीके की जान आ गई थी और एक नए तरीके के शक्तिशाली श्रमिक संगठन का भी उदय हुआ। यह संगठन था कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके तत्वाधान में श्रमिकों को उद्योग धंधों और व्यवसायों के आधार पर संगठित किया गया। मोटर उद्योग, इस्पात, सूती वस्त्र, जहाजरानी और रबड़ उद्योग में काम करने वाले अप्रशिक्षित कामगारों के संघ संगठित किए गए। लाखों लाख कामगार जो पहले कभी संघबद्ध नहीं हुए थे, वे अब शक्तिशाली श्रमिक संघों के कारण जो है वो क्रमबद्ध होने लगे थे। इन सब के बावजूद ये भी इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि अन्य प्रकार के भी बहुत सारे नए सुधार हो रहे थे। झुग्गी झोपड़ियों की सफाई और कम लागत पर गृह निर्माण जैसी भी योजनाएं चलाकर लोगों को पर्याप्त व्यवसाय इत्यादि की व्यवस्था दी जा रही थी। 1937 में जो तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट ने कहा कि अमेरिकी समाज को 1/3 लोगों को खाने और रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जाहिर है इस उपयुक्त कार्य को इसी वर्ग के हित के लिए पूरा किया जा सकता था। यह सही है कि न्यू डील की कार्रवाइयों से इनकी समस्याओं का पूरा समाधान नहीं हो सका, फिर भी यह तो महसूस हुआ कि राष्ट्र जो है उनकी ओर से बेखबर नहीं है। सुधारों के इस दौर में आकर कंपनियों ने मुनाफे पर कर, अधिकार इत्यादि की नई दरें लागू की और कर से ताकि कोई न बच सके। इस कठोर व्यवस्था की गई और आर्थिक साधनों और शक्तियों के कुछ एक हाथों पर आर्थिक संचयन नहीं होने देने हेतु एकाधिकारक कार्रवाइयों की जांच की गई। सरकार द्वारा व्यय किए जाने और अन्य उपायों के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक क्षेत्रों में फिर से आत्मविश्वास आने लगा था। मंदी की भीषणता में कमी आने लगी थी तथा आर्थिक जगत के स्वस्थ होने के लक्षण प्रकट होने लगे थे, किंतु 1937 के मध्य मंदी का नया दौर आता जान पड़ा दिखाई देता है। सरकारी व्यय में कमी किए जाने से व्यावसायिक जगत में गतिहीनता आने लगी थी। 1938 ईस्वी में सरकार द्वारा पुनः व्यय की भारी वृद्धि किए जाने पर मंदी का दौर खत्म हो गया। 1939 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय आय यानी कि 71 बिलियन तक पहुंच गई थी। यह मंदी का दौर आय की दुगनी थी, किंतु 1929 की आय फिर से कम थी। तेजी की दर में काफ़ी वृद्धि होने के बावजूद व्यवसाय का परिणाम 1929 ईस्वी के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। रूजवेल्ट के नई डील ने अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य लाभ तो कराया था, किंतु वह पहले जैसा सुदृढ़ नहीं होता। मंदी का दौर पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका था। अर्थव्यवस्था का पूर्ण स्वास्थ्य लाभ, बेकारी की तरफ समाप्त किया जाना, राष्ट्र की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना, द्वितीय विश्व युद्ध काल में पुनः सरकार द्वारा कल्पनातीत व्यय शुरू किए जाने वाला था। 1938 तक रूजवेल्ट की नई डील लगभग समाप्त हो चुकी थी और प्रशासन का ध्यान इस यूरोपीय रंगमंच पर आने वाले तूफान की ओर था। वास्तव में बच्चों, रूजवेल्ट के नई डील के अंतर्गत उसके फलस्वरूप व्यापक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। अभी तक आर्थिक क्रियाकलापों में अमेरिकी सरकारी हस्तक्षेप नहीं हुआ था। उन्मुक्त आर्थिक जीवन यानी कि
जो व्यवस्था थी उसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी कि रूजवेल्ट के न्यू डील की सबसे बड़ी देन थी कि अमेरिकी प्रशासन को अहस्तक्षेपवादी नीति से सामाजिक सेवा या कल्याण मूलक राज्य में परिणत करना। अमेरिकी संघीय सरकार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब सरकार ने व्यापार व्यवसाय की दुनिया में हस्तक्षेप किया। कुछ क्षेत्रों में खुद के भी व्यवसाय चलाए, व्यवसाय पर कई तरह के नियंत्रण भी लागू किए। संपदा के पुनर्वितरण के लिए वो अपनी सत्ता का उपयोग भी कर रहे थे तथा सामाजिक सुरक्षा की भी स्थापना कर रहे थे। न्यू डील के इस नए मौलिक सिद्धांत के कारण ऐसी परिस्थितियां या ऐसा परिवेश बना हुआ था कि अमेरिकी शासन व्यवस्था में धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बनने लगी जिसकी वजह से अमेरिका में लोगों के बीच में सरकार को लेकर विश्वास बढ़ने लगा था और ऐसा हो गया कि आम लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक हितों के प्रति सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से दायित्व मिलने लगा था। न्यू डील का कदाचित सार जब हम देखेंगे तो यह है कि आगे से कोई भी पार्टी के कुछ कदमों पर सवाल नहीं उठा सकती थी, जैसे सट्टा बाजार को नियमित करना, सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों की पारिश्रमिक, दैनिक कार्यविधि, श्रमिक संगठनों का कार्य और काश्तकारों के हितों का संरक्षण करना, अर्थव्यवस्था पर सरकार द्वारा नज़र रखना इत्यादि। 1952 में जब रिपब्लिकन पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो उसने भी इन अधिकारों को कायम रखा। इस प्रकार तत्कालीन न्यू डील की चाहे जितनी भी हम आलोचना कर लें या यूं कह लीजिए कि ये किसी भी हद तक कहीं कहीं इसका विरोध हुआ भी, लेकिन इसके बावजूद 1936 ईस्वी में रूजवेल्ट दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कुल मिलाजुला के इन सारे संदर्भों के बावजूद जहाँ तक न्यू डील का जो संदर्भ है, उस न्यू डील के संदर्भ में हम मोटे तौर पर जब हम अमेरिकी आर्थिक दुनिया को जो आर्थिक महामंदी से उबरने के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा 1933 से 1938 के बीच में जो कार्य योजना की घोषणा की गई थी, उसके अंतर्गत जिन सामाजिक और उदारवादी नीतियों को न्यू डील के तहत लाया गया था उस आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए, उसे ही रूजवेल्ट के शब्दों में समझें तो रूजवेल्ट कहते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना चाहते हैं। हम मजदूरी करने वाले, रोजगार देने वाले और उपभोक्ताओं में संतुलन कायम करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे द्वारा आंतरिक बाजार समृद्ध और विशाल बना रहे और अन्य देशों के द्वारा के साथ हमारा व्यापार बढ़ता रहे। रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई इस नई आर्थिक नीति को 3R के द्वारा हम समझ सकते हैं। इस 3R में रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म्स यानी कि उन्मुक्ति, व्यापार, प्रतिफल और सुधार जैसी 3 संदर्भ महत्वपूर्णता के साथ लागू हैं। इस नवीन अर्थनीति का उद्देश्य कुछ सुधारों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को बरकरार रखने से था। न्यू डील के तहत अपनाई गई औद्योगिक नीति से उद्योगों में विस्तार हुआ, कृषि नीति से कृषि क्षेत्रों में विस्तार हुआ, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा गया, कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की गई। टेनेसी घाटी परियोजना भी इसी तरीके का एक संदर्भ थी जो आर्थिक समृद्धि और उन्नति के मार्ग की तरफ प्रशस्त करने वाली एक अमेरिकी योजना थी। रूजवेल्ट ने मुख्य रूप से इस न्यू डील पॉलिसी में स्वर्णमान मुद्रा का परित्याग भी करवाया और आयात को घटाने और निर्यात को बढ़ाने हेतु डॉलर का अवमूल्यन भी करवाया। आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए जो न्यू डील में जो 3 महत्वपूर्ण उपाय किए गए थे, उसमें पहला था बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करना, मुद्रास्फीति का अवलंबन करना, आर्थिक पद्धति में नियोजन और केंद्रीय नियंत्रण तय करना। कहने का संदर्भ ये है कि रूजवेल्ट की न्यू डील से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे। औद्योगिक और कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी थी। न्यूनतम मजदूरी दर, अधिकतम काम के घंटे नियत किए गए। इस प्रकार धीरे धीरे आर्थिक मंदी से उबरने की ओर अमेरिका अग्रसर हुआ और ये माना जा सकता है कि तमाम कम, बड़े और छोटे विरोधों के बावजूद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की जो न्यू डील पॉलिसी थी वो अमेरिका में आर्थिक मंदी के प्रभावों को रोकने में सफल हुई। धन्यवाद।